जरा सोचिए, जिस माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने कोख में रखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, उसी माँ की मौत के पीछे अगर उसकी अपनी बेटी का नाम सामने आए तो समाज में इसका क्या असर पड़ेगा। मैं इस खबर में आगे कुछ बताऊं उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इसका नाम आयुषी है और उम्र लगभग 24 साल के करीब बताया जा रहा है। ये कानून की पढ़ाई करती हैं, LLB। लेकिन पता नहीं अचानक इसके दिल और दिमाग में ऐसा कौन सा बीज पैदा हो जाता है जिससे ये अपनी ही सगी माँ की हत्या करवाने के लिए 7 लाख रुपए में सुपारी देती है और हत्या करवा देती है। उस हत्या के आरोप में पुलिस जब इसको गिरफ्तार करती है तो उसे इस बात के लिए थोड़ा भी पछतावा नहीं था कि उसने अपनी माँ की हत्या करवाई है। लास्ट ईयर की है। बड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? हाँ, कब से कर रही थी प्लानिंग आप? उसने कहा था क्या आपसे, भाई ने? राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक परिवार रहा करता था। परिवार में 4 सदस्य थे। परिवार के मुखिया थे विजय शर्मा, उनकी पत्नी नीरज शर्मा, उनकी बेटी आयुषी जिनसे हमने अभी आपको मिलवाया, और उनका एक 16 साल का लड़का भी था जो मानसिक रूप से बीमार रहता था। विजय राजस्थान के हाई कोर्ट में LDC के पोस्ट पर काम करते थे, लोअर डिवीजन क्लर्क। जयपुर में इन्होंने 2 घर भी बनवाए, परिवार से भी मजबूत थे। लेकिन अचानक 1 साल पहले विजय शर्मा की मौत हो जाती है। अब किसी खास परिस्थिति में किसी सरकारी नौकर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों में किसी एक को नौकरी दे दी जाती है। अब विजय शर्मा की मौत के बाद जब अनुकंपा पर नौकरी करने की बात आई तो आयुषी कहती है कि पापा की जगह ये नौकरी मैं करूंगी, क्योंकि उसे लगता था कि आजकल के इस दौर में सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाली है। बिना स्ट्रगल किए अगर उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आयुषी के मामा, जो कि अपने जीजा के साथ लोअर कोर्ट में LDC के पोस्ट पर काम करते थे, वो अपनी बहन नीरज शर्मा से कहते हैं कि बहन तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है, और एक 16 साल का लड़का भी है जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, उसकी देखभाल कौन करेगा। आयुषी अगर कल होकर उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने घर चली जाएगी, फिर तुम लोगों को कौन देखेगा। आयुषी अभी पढ़ लिख रही है, हम लोग उसको इस लायक बना देंगे कि वो अपने दम पर सरकारी नौकरी हासिल कर सकती है। अब नीरज वर्मा को उनके अपने भाई की बात अच्छी लगती है और वो अपनी पति की जगह नौकरी करने लगती हैं। जिस दिन से उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी उसी दिन से एक माँ और बेटी की दुश्मनी की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि आयुषी को लगता था कि उसकी पापा के मौत के बाद उस नौकरी की हकदार वो खुद है, न कि उसकी माँ। वो अपनी माँ को दुश्मन मानने लगी। माँ बेटी में अनबन शुरू हो गई। माँ को लगता था कि बेटी आज नाराज है, कल मनाएंगे मान जाएगी। कुछ दिन बाद आयुषी नाराज होकर वो अपनी माँ और अपने भाई का साथ छोड़ देती है और उसके पापा ने जो 2 घर बनवाए थे वो दूसरे वाले घर यानी पुराने वाले घर में जाकर वो शिफ्ट हो जाती है। आयुषी वहाँ अकेले रहकर LLB की पढ़ाई करने लगी और उसी पुराने वाले घर के पास जो है आयुषी के बड़े पापा और उनका परिवार भी रहता था। बाद में आयुषी को लगा कि पापा के मरने के बाद अगर ये नौकरी माँ को मिल सकती है तो माँ के मरने के बाद तो ये नौकरी मुझे मिलेगी। और दूसरा, ये जो सारी ज़मीन आगरा एक्सप्रेसवे के पास बताया जा रहा है कि उसका कम से कम 5 बीघा ज़मीन है और भरतपुर गांव में भी करीब 5 बीघा के करीब ज़मीन है। ये सारी ज़मीन और ये सारा प्रॉपर्टी जो है सभी, ये दोनों घर और जो है बैंक बैलेंस, ये सभी हमारा हो सकता है। और ये सब कुछ तब होगा जब मेरी माँ की मौत होगी, और माँ की मौत तो तब होगी जब लिखी होगी। लेकिन उसे अपनी माँ की मौत का इंतजार करना इतना मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि माँ जब तक अपनी मौत मरेगी तब तक क्या पता ये नौकरी यहाँ से निकल जाए। तो फिर उसने सोचा कि माँ को मार देते हैं। उसने ये बात मन में बैठा ली। फिर उसे लगा कि ये काम अकेले संभव नहीं है, तो उसने अपने इस प्लान में अपने बड़े पापा के बेटे बलराम को शामिल किया। वो बलराम से कहती है कि मेरी माँ को मारना है, तुम मेरी मदद करो, तो आगरा एक्सप्रेसवे के पास जो 5 बीघा ज़मीन है वो मैं तुझे दे दूंगी। अब ये बात बलराम अपने पापा मोहन लाल शर्मा से बताता है। उसके बाद ये दोनों बाप बेटों के मन में इस 5 बीघे ज़मीन की लालच मन में समा जाती है और ये दोनों इस डील को स्वीकार करते हैं। फिर आयुषी के पास आते हैं कि हाँ, हमें तुम्हारी डील मंजूर है। अब बात ये है कि माँ को मारना कैसे है, क्योंकि अगर ये मौत कत्ल साबित होती है तो फिर सरकारी नौकरी हाथ से निकल जाएगी, तो फिर ये मौत जो है क्लीन डेथ होनी चाहिए। फिर बहुत सोच विचार के बाद तीनों ये फैसला करते हैं कि माँ को रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाए। तीनों राजी होते हैं और तीनों जो है अपने गांव भरतपुर जाते हैं। वहाँ किसी जानने वाले के पास से 4 लड़कों को तैयार करते हैं
और उन चारों लड़कों को जो है 7 लाख रुपए में सुपारी किलर के तौर पर हायर किया जाता है। फिर एक थार गाड़ी का इंतजाम किया जाता है जिससे उस महिला का एक्सीडेंट करवाया जा सके। अब एक्सीडेंट करवाने के लिए पहले घर की रेकी शुरू हुई कि नीरज शर्मा जो है वो कब बाहर, मतलब घर से बाहर कूट जाती हैं, कब वापस आती हैं, कब अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं, क्योंकि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार था तो बार बार उसे फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती थी। महीने भर की चली। फिर जब लगा कि सब कुछ सही है तो थार गाड़ी घर के सामने, घर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ी होती है और सामने चौड़ी सड़क थी। इत्तेफाक से जब नीरज शर्मा अपने घर से बाहर जब निकलती हैं और सड़क से गुजर रही होती हैं तब उन्हें उस समय मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ और भी गाड़ियां सामने आ जा रही थी। नीरज शर्मा तो उस समय बच जाती है, लेकिन थार गाड़ी जो है उनके पास से इतनी रफ्तार से गुजरती है कि वो डर गई। और जिस तरीके से वो गाड़ी उनके पास से गुजरती है उनको समझ में आ गया कि उन्हें कोई जान से मारना चाहता है। फिर वो कोर्ट से छुट्टी लेती हैं और अपने आप को उन्होंने घर में बंद कर लिया। घर बाहर आना जाना बंद, घर के बाहर जालियां लगवा ली, 4-5 CCTV कैमरे लगवा लिए। और इस बात की खबर वो अपने भाई को बताती हैं कि मुझे कोई जान से मारना चाहता है, मेरी जान को खतरा है। अब इधर आयुषी बेचैन कि माँ तो अब घर से बाहर निकल नहीं रही, जल्दी से जल्दी उनका एक्सीडेंट करवाना है, मुझे नौकरी पानी है। तो घर से बाहर निकलवाने के लिए वो एक जुगाड़ करती हैं। नींबू, पत्थर, नारियल, मतलब अजीब अजीब तरीके की चीज़ जो है, अलग अलग लोगों से वो मास्क पहनकर जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर के पास CCTV कैमरे लगे हुए हैं। वो फेंकवाने शुरू कर देती है जिससे माँ को ये सबको ना टुटका लगे और वो तांत्रिक वांत्रिक चक्कर में घर से बाहर निकले, इधर उधर जाए और उसका एक्सीडेंट करवा दिया जाए। पर जब माँ घर से बाहर नहीं आई, कुछ दिन और बीत गए, तो फिर ये लोग 35,000 रुपये में एक स्कॉर्पियो किराए पर लेते हैं। अब प्लान ये था कि स्कॉर्पियो घर से 100 मीटर की दूरी पर खड़ी रहेगी, 2 लड़के उसमें बैठेंगे और 2 लड़के जो है घर के सामने बाइक से खड़े रहेंगे। जैसे ही नीरज शर्मा घर से बाहर निकलेंगी, ये सामने वाले बाइक से जो खड़े रहेंगे वो स्कॉर्पियो वाले को सिग्नल देंगे और स्कॉर्पियो आएगी और तेज रफ्तार से गुजर कर निकल जाएगी। यही उन लोगों का प्लान होने लगा। रेकी चलती रही और इत्तेफाक से जो उनका बेटा बीमार था उसे बार बार डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ती थी। कोई गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई मदद करने वाला भी नहीं था। 3 जुलाई को वो नीरज शर्मा अपने बेटे को लेकर बाहर निकलती हैं। शाम करीब 4 बजे का वक्त रहा होगा। पास में ही वो डॉक्टर थे जिनके पास वो लोग इलाज कराने के लिए जाते थे, पैदल ही जाना होता था। जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, अपने बेटे को लेकर क्लिनिक पहुंचती हैं। रेकी कर रहे लड़कों में से एक लड़का जो है आयुषी के पास फ़ोन करता है कि वो बाहर आ चुकी हैं, बेटे को लेकर क्लिनिक गई हैं। अब आयुषी को लगा कि ये मौका वो हाथ से जाने नहीं दे सकती, लेकिन दिक्कत ये थी कि माँ के साथ उनका बेटा भी है और भाई को तो मारना नहीं है, मारना तो सिर्फ माँ को है। तो आयुषी अपने माँ के पास कॉल करती है कि माँ मुझे अर्जेंट तुमसे कुछ बातें करनी है, 5 मिनट के लिए मेरे घर आ जाओ। तो माँ कहती है कि बेटा मैं बेटे को लेकर के, भाई को लेकर के जो है डॉक्टर के पास आई हूँ, उसकी फिजियोथेरेपी चल रही है। तो आयुषी कहती है कि माँ कोई बात नहीं, जब तक डॉक्टर उसको 1 घंटा देखेंगे तब तक बस 5 मिनट की बात है, तुम मेरे पास आ जाओ। अब माँ को लगा कि बेटी एक तो ऐसे ही नाराज चल रही है, मिलने के लिए बुला रही है, शायद बदल गई है, आना चाहती हो। इस उम्मीद में माँ अकेले क्लिनिक से बाहर निकलती हैं। अब जब वो बाहर निकलती हैं तो रेकी कर रहे लड़कों में से एक लड़का जो है वो क्लिनिक के बाहर खड़ा था। वो देखता है कि अकेले जब निकलती हैं तो अपने सड़क किनारे खड़े दूसरे साथी के पास फ़ोन करता है कि ये अकेले जा रही हैं। अब सड़क किनारे वाले ने जब देखा कि ये सड़क के करीब आ रही हैं तो उसने स्कॉर्पियो वाले को सिग्नल दिया। अब 100 मीटर दूर खड़ी स्कॉर्पियो जो है वो तेज़ रफ्तार में आती है और बिल्कुल किनारे चल रही उस महिला को तेज़ रफ्तार से टक्कर मारती है और निकल जाती है और नीरज शर्मा की वहीं पर स्पॉट डेथ हो जाती है। अब आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। महिला चूंकि पास की रहने वाली थी, जान पहचान की थी, आयुषी के पास कॉल जाता है। आयुषी अपने घर वापस आती है, मम्मी की हालत देखकर रोने लगती है। वो अपने मामा के पास कॉल करती है कि मामा किसी गाड़ी ने मम्मी को टक्कर मार दी है, मम्मी अब नहीं रही। अब मामा को जो है ये बात हैरान कर देती है कि चूँकि उनकी बहन पहले से बता चुकी थी उनकी जान को खतरा है, कोई उन्हें मारना चाहता है, और अचानक ही रोड एक्सीडेंट। तो मामा वापस आते हैं। अगले दिन इस लाश का अंतिम संस्कार किया जाता है। आयुषी के मामा को एक चीज़ और महसूस होता है कि आयुषी के हाव भाव भी बदले बदले से लग रहे हैं, क्योंकि वो लड़की जिसकी 1 साल पहले उसके पिता की मौत हो जाती है और अब उसकी माँ की मौत हो जाती है और उसके रंग ढंग कुछ अलग ही दिख रहे हैं। उसके बाद मामा को जो है अपनी भांजी पर शक होता है। फिर आयुषी के मामा पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और इस घटना को हत्या की आशंका बताते हैं। अब शक के आधार पर पुलिस जब जांच करना शुरू करती है तो CCTV फुटेज के माध्यम से जो सबसे पहले सामने तस्वीर निकल कर आती है वो ये कि
तो स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से आती है और उस महिला को एकदम किनारे जाकर टक्कर मारती है। तो फिर पुलिस को शक हो जाता है कि एक्सीडेंट हुआ नहीं है, बल्कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है। अब पुलिस जब और सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है तो दूसरे फुटेज में दिखता है कि स्कॉर्पियो 100 मीटर दूर जो है बहुत देर से खड़ी है, और जैसे ही नीरज शर्मा सड़क पर आती हैं तभी वो स्कॉर्पियो जो है अचानक स्टार्ट होती है। फिर जब दूसरे कैमरे के माध्यम से और फुटेज निकाला गया तो पता चला कि सड़क पे एक लड़का जो है बाइक पे बैठा है, और जैसे ही वो एक्सीडेंट होता है वो बाइक स्टार्ट करता है और सीधे निकल जाता है। एक बार पीछे पलट कर देखता भी नहीं है कि उस लेडी के साथ क्या हुआ। अमूमन लोग एक बार पलट कर तो जरूर देखते हैं। फिर जब और फुटेज निकाली जाती है तो पता चलता है कि एक और बाइक और एक और लड़का, और ये लड़का जिसने अभी बाइक से गया वो उस बाइक को अपनी छोड़ता है वहीं पे और उस दूसरे वाले बाइक पे बैठता है और वहां से ये लोग निकल जाते हैं। लेकिन जब सारी चीजें पुलिस ये देखती है तो सबसे पहले वो स्कॉर्पियो तक पहुंची। स्कॉर्पियो के बारे में जब पता किया गया तो हरियाणा का नंबर था। इस नंबर प्लेट से जो है पुलिस ऑनर के पास पहुंचती है। ऑनर से जब पूछताछ किया जाता है तो उसने कहा कि साहब ये गाड़ी है तो मेरी, लेकिन एक हेमंत नाम का जो व्यक्ति है वो हमसे 35,000 रुपए में किराए पर ले गया है। अब पुलिस जब हेमंत को उठाती है तो उसने कहा कि साहब हमने किराए पर गाड़ी तो ली तो थी, लेकिन एक मोहनलाल शर्मा के कहने पर। अब पुलिस जो है मोहनलाल शर्मा को उठाती है और मोहनलाल शर्मा के पास इस बात के लिए कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने जब अपने अंदाज में पूछना शुरू किया तो मोहनलाल खुल गया और उसने सारी बात जो है पुलिस को बता दी। अब मोहनलाल ने जब कहानी बताई तो पुलिस इस कहानी को सुनकर सन और हैरान रह गई कि बेटी जो अपनी माँ की मर्डर की प्लानिंग कर रही है और 7 लाख रुपए की बजट रखी हुई है मरवाने के लिए। अब पुलिस जब आयुषी के घर पहुंची, हालांकि अभी अभी वहां पे माँ का अंतिम संस्कार हुआ था, सभी लोग शोक मना रहे थे, तो पुलिस आयुषी से कहती है कि हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। अब 24 साल की कानून की पढ़ाई करने वाली लड़की उल्टा पुलिस को कानून पढ़ाने लगती है कि हमारी ऐसी अवस्था में आप हमसे इस तरह से पूछताछ नहीं कर सकते, इस तरह से पूछताछ नहीं कर सकते। तो पुलिस को लगा कि एक तो माहौल अलग है और ऊपर से इस लड़की के ऐसे तेवर, तो पुलिस ने बहुत अक्लमंदी से काम लिया। तो उसने कहा कि देखो गलत मत समझो, तुम्हारी माँ की इस एक्सीडेंट में मौत हुई है और एक्सीडेंट के केस में जो है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो तुम्हारे बयान दर्ज करने हैं, तुम्हें पास के ही पुलिस स्टेशन चलना है और फिर तुम वापस आ जाना। तो फिर लड़की को लगा कि ये हमारे बयान दर्ज करेंगे और हम वापस आ जाएंगे। लेकिन एक बार जब पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी जो है पास के थाने न जाकर वो सीधा जयपुर पहुंचती है। जयपुर में आने के बाद वो लड़की शोर मचाने लगती है कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला, आपने हमें यहाँ क्यों लाया। उसके अलग ही तेवर थे। लेकिन पुलिस उसको एक कमरे में ले जाती है और पहले से वहाँ जो है आयुषी के बड़े पापा, उनका लड़का, 4 सुपारी किलर और वो स्कॉर्पियो सब वहाँ पहले से मौजूद थे। और पुलिस जब उन सारे सीसीटीवी फुटेज को एक साथ सबके सामने दिखाती है तो फिर आयुषी की जो तेवर है वो शांत हो जाते हैं। तो फिर पुलिस ने आयुषी से कहा कि अब तुम कबूल कर लो। तो आयुषी ने कबूल किया कि उसे अपनी पापा की सरकारी नौकरी चाहिए थी किसी भी कीमत पर, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, और उसने अपनी माँ को मरवा दिया। उसके बाद पुलिस इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन जब ये बेटी का क्रूर चेहरा सबके सामने आता है तो समाज ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी तो क्या ये सरकारी नौकरी लेकर ही अपना करियर सेट कर सकती थी। उसको अपना करियर ही बनाना था तो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ जमीन बेच देती या कुछ बिजनेस कर लेती, लेकिन उसे तो कुछ और ही मंजूर था। उसे क्या पता था कि उसका अपना ही दांव उल्टा पड़ जाएगा और उसकी जिंदगी जो है सलाखों के पीछे गुजरेगी। जमीन वहीं है और वहीं रह जाएंगे, लेकिन सभी कातिलों की जो जिंदगी है सलाखों के पीछे गुजरेंगे। बाकी इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता के जाइए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।